नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज हम जो है टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके जो है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है। तो इसमें हम ये भारत की न्यायपालिका के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत तो मिलेगी, इसके साथ साथ हमें अमेरिका में किस तरह से न्यायपालिका होती है या ब्रिटेन में किस तरह से न्यायपालिका होती है, हम मेनली उस सिनारियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जब हम भारत के अंदर न्यायपालिका की बात करेंगे तो संविधान का जो पार्ट होगा हम उसके अंदर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उस न्यायपालिका को भारत के संदर्भ में देखेंगे। अभी हमें केवल नॉर्मल वे में सभी देशों की जो न्यायपालिका की स्थिति है वहाँ पे किस तरह से न्यायाधीशों की भर्ती होती है या फिर न्यायपालिका के कार्य क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर का पॉलिटिकल साइंस में सेकंड जो पेपर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, तो आप पेन और कॉपी निकाल के और जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं लिखा रहा हूँ उसी हिसाब से आप नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, कंटेंट पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। न्यायपालिका सबसे पहले तो न्यायपालिका होती क्या है, न्यायपालिका का मेन कार्य क्या है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाए। न्यायपालिका का मेन कार्य क्या है? न्याय निर्णय करना। न्याय निर्णय करना मतलब किसी भी निर्णय करना, किसी भी कोई डिसीजन लेना, किसी भी कोई वाद दायर होता है तो उसके संबंध में दोनों वादों को सुन के, दोनों पक्षों को सुन के और उसके ऊपर कोई डिसीजन देना ही न्यायपालिका मेन तो काम यही होता है। न्यायपालिका की हम बात करें तो न्यायपालिका लिखो आप लोग। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है, अब न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है। अब हम बात करें भारत के संदर्भ में, सरकार के 3 अंग होते हैं। हम बात करते हैं ये सरकार का तीसरा अंग कैसे होता है, बाकी 2 अंग कौन से होते हैं, तो हम उसकी मैं इसमें साइड में आप बना लेना थोड़ा सा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका ये पहला अंग, दूसरा होता है कार्यपालिका। बहुत लोगों को ये इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है। मेरे को भी बहुत रहता था। एक सेकेंड, अरे यार, न्यायपालिका, ठीक है। तो व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? व्यवस्थापिका का कार्य होता है, सामान्य शब्दों में समझेंगे बिल्कुल। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है, कोई भी जैसे संसद हम भारत के संदर्भ में इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। संसद है, इधर लिख लेता हूँ, ये संसद है। ठीक है, संसद के यहाँ पे 2 सदन है, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं। ठीक है, संसद वाले टॉपिक में इनके बारे में डिटेल करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो ये संसद की जब बैठक होती है ना, किसी भी बिल को लेके, कोई भी कानून निर्माण करना है या कोई भी किसी तरह का अधिनियम लेके आना है, कोई विधेयक लेके आना है, तो इन दोनों में होकर ही कोई कानून या विधेयक पास होता है। जैसे लोकसभा में कोई विधेयक आया, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सदन की जो दोनों सदनों को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। ठीक है, कानून का निर्माण राज्यसभा भी कोई भी विधेयक ला सकती है, तो लोकसभा भी कोई ला सकती है। तो जब भी ऐसे कोई कानून निर्माण की बात होती है तो इन दोनों कानून निर्माण की, इन दोनों की बैठक के बाद ही, वाचन जो होते हैं उसके बाद ही कानून का निर्माण होता है। इन दोनों को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका क्या कहते हैं, कोई पूछे व्यवस्थापिका क्या होती है? राज्यसभा लोकसभा के जो कानून निर्माण होता है वो होती है व्यवस्थापिका। ठीक है, अब आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है
कानून का क्रियान्वयन करवाना। क्रियान्वयन मतलब कानून इन्होंने बना दिया, इन्होंने कोई भी कानून ला दिया, अब कानून वो कैसे लागू करेंगे, क्रियान्वयन करना या लागू करना भी लिख लो इसको। वो कानून का कैसे लागू होगा उस तरह से ये कार्यपालिका का काम है। अब कार्यपालिका क्या होती है, अब देखो मैं इसमें ये बताऊँ, इसमें इधर आप लोग थोड़ा साइड में लिख लेना कॉपी में, यहाँ थोड़ा जगह का दिक्कत हो रहा है। तो कार्यपालिका का काम है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है ना, ये देखो व्यवस्थापिका ने कानून बना दी, स्वच्छ भारत अभियान आ गया। ये गाना है ना सुबह सुबह रोज़ सुनता हूँ मैं, ये डेली आती है इसी टाइम, और पूरे दिन फिर कानों में यही गूंजता रहता है। गाड़ी को देखते स्वच्छ भारत वाला गाना यही याद आ जाता है। ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए, तो रात चलो कोई नहीं, चल जाएगा 2 मिनट में। तो कार्यपालिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका है ना व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून। इसमें चलो मैं लिखा देता हूँ, लिखो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य। ठीक है, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में भी काफ़ी विचार आता था कि कार्यपालिका क्या होती है। तो राज्यसभा लोकसभा तो व्यवस्थापिका हो गई, तो फिर बचा क्या, तो कार्यपालिका क्या चीज़ होती है। तो कार्यपालिका मैं बताऊँ आपको, कार्यपालिका होती है हमारी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल समझ में आ गया, मंत्रिमंडल का पूरी एक अलग से क्लास चलेगी अपने भारत के संदर्भ में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो मंत्रिमंडल क्या होती है हमारी, क्या होती है, कार्यपालिका। तो कानून को लागू करवाने का काम मोस्टली उनका ही होता है, लागू करवाने का, क्रियान्वयन करवाने का, किस तरह से लागू करवाना है, कि एक साथ ही पूरे राज्य में लागू करवाना है या छोटे छोटे राज्यों में लागू पहले करवा के उसका वो देखना है कि क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या नहीं इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस तरह से कार्यपालिका का काम होता है। अब आती है न्यायपालिका, क्योंकि अपन देखो 0 लेवल से समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी ये आप लोगों को पता भी है, कईयों को नहीं पता, लेकिन कईयों को, बहुत लोगों को पता है ये चीज़ें, ये सारी जो डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन अपन क्या है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ना डिटेल, इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट रह जाए। हम बात करते हैं हम न्यायपालिका की, जिसको हमको टॉपिक को कवर करना है। तो ये हो गई व्यवस्थापिका, ये हो गई कार्यपालिका, और ये हो गई न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो होती है, ये इस चीज़ की मेन कार्य तो क्या है इसका, न्याय करना, जो हमने अभी सबसे पहले लिखा ही यही था। और सेकेंडरी कार्य क्या होता है कि न्यायपालिका क्या करती है, इन दोनों के ऊपर वॉच रखती है, नज़र रखती है कि ये लिखो, इसमें लिखो व्यवस्थापिका द्वारा लागू कानून, है ना, व्यवस्थापिका द्वारा लागू कानून तथा कार्यपालिका, ऐसे लिख देना थोड़ा, कार्यपालिका द्वारा, सॉरी लागू नहीं, इसको ये लिखो व्यवस्थापिका द्वारा बनाया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू कानून, कानूनों की समीक्षा ऑब्लिक व्याख्या करना, ये इसका आता है। मतलब व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया, है ना, और कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों की उस कानून की व्याख्या करना है कि कानून को जांचेगा ये कि कोई गलत तो नहीं बना दिया, है ना, या कोई संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बना दिया हो, संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बना दिया गया हो कोई कानून, कोई ऐसा कानून बना दिया होगा जो जनहित में सही नहीं है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे जुडिशरी को पावर है, ये वो कानूनों की व्याख्या कर सकता है ना। इसलिए तो संविधान का रक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को, सर हमारे सुप्रीम कोर्ट को संविधान का
रक्षक। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, माननीय लगता है शब्द संवैधानिक जो भी संस्था होती है, संवैधानिक जो भी पद होते हैं ना, उनके आगे माननीय लगाना चाहिए हमें हमेशा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इसने जो व्यवस्थापिका ने जो कानून को बनाया है और कार्यपालिका ने जो कानून को लागू किया है, इसकी व्याख्या करने का काम होता है। और यही वाली जो शक्ति है ना न्यायपालिका की, यही क्या कहलाती है? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी तो बस इतना ही लिख लो। मैंने आपको ये जो समझाया, सरकार के इतने अंग होते हैं और व्यवस्थापिका का ये काम होता है, कार्यपालिका का ये काम होता है और न्यायपालिका का ये काम होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो पहले सरकार का तीसरा अंग होता है, ये लिख लिया ना। पहले क्या होता था, मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक, पहले क्या होता था, मैं अभी तो अपन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका पहले से अलग से नहीं था, तीसरा अंग नहीं था। पहले क्या होता था, ये कार्यपालिका के साथ ही काम करता था। दो ही अंग होते थे, एक तो ये व्यवस्थापिका बना दी। ठीक है, व्यवस्थापिका ने कोई कानून बना दिया, प्लस कार्यपालिका ने उसे जांचा कि कानून सही है कि नहीं है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों साथ में काम करते थे और कार्यपालिका के अंदर ही न्यायपालिका, इस तरह से काम करता था। लेकिन अभी लोकतंत्र का प्रसार हुआ है ना। एक मिनट रुको, मैं लिखवा दूंगा इसको पूरा, है ना, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। लोकतंत्र का क्या हुआ? प्रसार हुआ, विस्तार हुआ लोकतंत्र को। तो सरकार के अंगों का विस्तार होगा, ओबियसली बात है ना। तो लोकतंत्र का विस्तार हुआ तो सरकार के अंगों का विस्तार होना है। जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो हमें भी ऐसे ही मजबूती प्रदान करनी है कि कोई भी सरकार ऐसा कानून ना ला दे जो जनहित के विपरीत हो, जनहित के अधिकारों के विपरीत हो, इस तरह का कोई कानून नहीं ला दे। इसलिए ही न्यायपालिका का भी विस्तार किया गया। ठीक है, तो इसमें लिखो, लोकतंत्र का विस्तार होने पर सरकार के अंगों का भी विस्तार हुआ। विस्तार हुआ, हाँ। और विस्तार होने पर सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया। राइटिंग आ रही ना समझ में? आ जाएगी, आप तो लिखते जाओ, सब समझ में आ जाएगी। बोल भी तो रहा हूँ ना, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आ जाएगी आ जाएगी। अभी क्या है कि नया अभी पेंट है ना, तो इसमें थोड़ा हाथ बैठ नहीं रहा, थोड़ा बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये लिख लिया सबने? लिख लो, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो तभी मज़ा आएगा। ठीक, हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, कि विश्व में किस तरह से, भारत में किस तरह से नियुक्ति होती है और अमेरिका में किस तरह से नियुक्ति होती है। न्यायाधीश की नियुक्ति ऑब्लिक भर्ती, मैं जैसा चार्ट बनाऊंगा वैसा चार्ट बना लेना, समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 3 तरह का प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है? या तो नामित ऑब्लिक नियुक्त। अभी मैं समझा दूंगा, एक बार आप इसको बना लो, ऐसे कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। सेकंड जो है तरीका, वो है निर्वाचन के द्वारा, कि निर्वाचन के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और तीसरा जो तरीका है वो है आपके भर्ती ऑब्लिक चयन ऑब्लिक पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति मतलब समझ गए? प्रमोशन।
ठीक है। अब हम सबसे पहले नामित या नियुक्त। नामित क्या होता है, नियुक्त क्या होता है? नामित का मतलब तो मनोनीत भी बोल सकते हो आप इसको, मनोनीत या नामित। नियुक्त मतलब किसी को अपॉइंट करना, ठीक है। तो हम बात करें यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा जो होता है न्यायाधीशों की नामित किया जाता है। नामित मतलब राष्ट्रपति नामित किया जाता है, अभी मैं बताता हूँ। और नामित जो होता है वो सीनेट द्वारा, सीनेट वहाँ पे कांग्रेस, वहाँ पे जिस संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस का वो 2 सदन होते हैं अपने यहाँ पे, राज्यसभा लोकसभा, और वहाँ पे कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, सीनेट और एक होता है प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट द्वारा अनुमोदन किया जाता है, ठीक है ना। एक ये लिखो कि भारत और जापान में, भारत और जापान में किस तरह से होती है नियुक्त, किस तरह से होता है न्यायाधीश? अपने मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल होता है ना, तो मंत्रिमंडल हमारे सिफारिश करेगा, मंत्रिमंडल हमारे सिफारिश करता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। ये चीज़ है। जैसे अब इसमें मैं समझाता हूँ, वहाँ पे अमेरिका में है ना, मनोनीत किया जाता है या नामित किया जाता है किसको? न्यायाधीश को। न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करके नामित या मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति अपने आप किसी को भी नियुक्त कर देगा, मनोनीत कर देगा, है ना। तो उस मनोनीत किए गए व्यक्ति का है ना, सीनेट जो वहाँ की एक सदन है, उसके द्वारा अनुमोदन करवाना आवश्यक है। तो अनुमोदन हो ही जाता है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अमेरिका में यहाँ पे जो है न्यायाधीश का चुनाव होता है। भारत और जापान, जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, थोड़ी देर पहले बताया था ना, यूएसए में जैसे भारत में संसद कहा जाता है, संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। ऐसे ही वहाँ अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस के भी 2 सदन होते हैं, एक तो होता है सीनेट, ये सीनेट, और एक को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। इसी तरह जापान में भी है ना, संसद होती है ना, उसको डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको भी आप कहीं पे, ये नहीं होते कॉपी के जो ऊपर और साइड में थोड़े थोड़े जगह बच जाती, तो उनको वहाँ पे लिख लिया करो। फिर क्या पढ़ते हैं ना अपन, जब भी रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें अपन को याद आती रहती है। यानी यही पढ़ने के तरीके होते हैं, है ना, पढ़ने के ये बेस्ट तरीके होते हैं, ठीक है। तो भारत और जापान में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन कि न्यायाधीशों का निर्वाचन किस तरह से होता है, ठीक है। और इस पे लगा लो आप मोस्ट लगा लो। तो हमारे जो निर्वाचन और कहाँ करते हैं हम न्यायाधीशों के, चलो न्यायाधीशों को छोड़ो, निर्वाचन की पद्धति का पहले काम लेते हैं चुनावों में, ठीक है। चुनावों में लेते हैं ना, तो निर्वाचन किस तरह का होता है? एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसे होता है? एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सब जानते हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जो जनता सीधे चुनती है, जैसे हमारे एमएलए, एमपी या सरपंच या फिर ग्राम पार्षद, वार्ड पार्षद, इनके जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष जनता जाती है, अपन जाते हैं वोट दे के आते हैं और वो ब्लैक शाही लगवा के लाते हैं, वो जो छूटती नहीं 1 महीने तक। तो इस तरह से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि अपन ने जो प्रतिनिधि चुन रखे हैं ना, मतलब अपन ने जो, जैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की में अपन बात करें, जैसे राज्यसभा का जो, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना भारत में, जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा से जो चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन अपन थोड़ी ना जाते हैं वोट देने। तो अपन जिनको चुनते हैं ना, जैसे एमएलए को चुनते हैं अपन, तो एमएलए वगैरह ही वहाँ पे वोट देते हैं, है ना। या अपन ने जिन एमपी को चुना है वो एमपी वगैरह ही वहाँ पे वोट देते हैं। वो एक अलग पूरी थ्योरी है। तो अपन तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होगा कि जनता ने जिनको चुना है वो उनको चुनेंगे, किसी और को। मतलब ये मानो जनता ने
MLA/MP को चुना। तो अब राज्यसभा का जो सांसदों का चुनाव होगा तो अपन तो सीधे नहीं जाते ना वोट देने, तो या फिर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, अपन तो ना सीधा राष्ट्रपति के लिए वोट दे के आते हैं, अपन तो केवल जो है MLA और MP को चुनते हैं, फिर वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, सीधा डायरेक्ट ना होकर इस रूट से जाते हैं। ये लो, आ गया होगा समझ में आपको, वैसे सब जानते हैं आप लोग, इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही है ना, न्यायाधीशों का भी निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। कहाँ होता है ये होता है अपने स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड तो पिक्चरों में देखा है यार, मूवीज़ में देखा, क्या बर्फ़ वगैरह होती है, कभी गए नहीं। कौन गया होगा तुम्हारे में से, गए होंगे यार। पहले वाली मूवियाँ देखी कभी शाहरुख खान की या उस तरह की अक्षय कुमार की मूवियाँ, सारी तक मूवियाँ का जो गानों का सीन होता था ना, बेसिकली तो गानों का सीन जो होता था वो बर्फ़ में ही होता था, और वो स्विट्ज़रलैंड, जैसे अपने DDL वगैरह। ठीक है, चलो अपन टॉपिक करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के कुछ, ये मत लिखना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन में लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अलग से बताया था। स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन क्या होता है, कैंटन मतलब जैसे अपने यहाँ पे स्टेट होते हैं ना, राज्य होते हैं ना, वहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है ना। सेकंड में लिखो यूएसए के कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में, वहाँ पे जो है निर्वाचन जनता करती है। तो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होगा क्या, जैसे यूएसए के छोटे छोटे राज्य हैं ना, वहाँ पे जब न्यायाधीशों का चुनाव होता है ना, उनको जनता करती है। ठीक है। और बड़े जो न्यायालय ना, उनका जो चुनाव होता है वो नियुक्त कौन करता है, अपने राष्ट्रपति करता है, सीनेट के अनुमोदन के पश्चात। ठीक है ना। अब हम बात करें, ये तो क्या प्रत्यक्ष जनता द्वारा, है ना। इसमें एक डाले ना, और इसको इधर जगह नहीं है, एक सेकंड, जगह ये लिख, जगह नहीं है तो मैं इसको सेकंड जो है ये अप्रत्यक्ष वाला इधर में लिख देता हूँ। ठीक है। अप्रत्यक्ष ऑब्लिक संसद द्वारा, संसद भी न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। वो कैसे करती है, कहाँ करती है, स्विट्ज़रलैंड। अभी हमने ऊपर देखा, ये तो कुछ कैंटन राज्य में, और जो बड़े स्तर पे होता है उनका संसद करती है ना। और एक चाइना, अपने चीन। ठीक है। तो चीन, हम बात करें चीन में, पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलो स्विट्ज़रलैंड की आपकी जगह भी बचेगी। तो स्विट्ज़रलैंड की में जो मेन कोर्ट होता है ना, सबसे बड़ा कोर्ट, उसे कहते हैं फेडरल कोर्ट। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ पे उसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। तो वहाँ पे जो संसद है उसे कहते हैं फेडरल असेंबली। ठीक है। तो फेडरल असेंबली वहाँ पे फेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों का ये है जिन निर्वाचन करती है चीन में। और चीन में क्या है, अब हम बात करते हैं चीन में, तो चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन की जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, ये मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। ऐसा ही बना लो आप, तो थोड़ा स्पष्ट तरीके से, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करती है। ठीक है। और बाकी सबका जो चुनाव है ना, ये अधीनस्थ न्यायाधीशों का, तो इसकी सिफारिश पे करती है चुनाव। अब इसमें पूरा लिखा देता हूँ, मुख्य न्यायाधीशों का चुनाव नेशनल पीपुल्स द्वारा, एक मिनट रुको, नेशनल पीपुल कांग्रेस द्वारा मुख्य न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। वह अन्य न्यायाधीशों का चुनाव ऑब्लिक निर्वाचन इसकी सलाह पर किया जाता है।
ठीक है, ये होता है निर्वाचन का तरीका वहाँ पे, है ना। अब हम बात करते हैं भर्ती और चयन ऑब्लिक पदोन्नति, दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखते रहना तुम तो। अभी ये दूसरे पेज, ये देखो तीसरा, भर्ती ऑब्लिक चयन ऑब्लिक पदोन्नत। ठीक है, अब आप सोचेंगे भर्ती से भी न्यायाधीशों का चुनाव होता है क्या? बिल्कुल होता है, इंडिया में भी होता है, अपने कभी गौर ही नहीं किया इस बात पे, है ना। मैं बताता हूँ आपको कहाँ होता है। सबसे पहले देखो, फ्रांस व जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी में चुनाव होता है। अपन इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे भर्ती और चयन और पदोन्नत हो रहा है, तो भर्ती कब होती है? जैसे अपनी भी एग्जामों की भर्ती होती है तो किस आधार पे होती है? योग्यता के आधार पे होती है, योग्यता के आधार पर। कभी भी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना घूम के, कि योग्यता आधार पर जो है न्यायाधीशों का चुनाव कौन से देशों में होता है, किन 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 देशों में होता है? तो फ्रांस व जर्मनी में होता है। और कुछ भारत में भी होता है, कुछ मैं बताता हूँ, भारत में कुछ स्थानों पे होता है। जैसे भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में, भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में, जैसे मैं अपन बात करें, जैसे हमारे क्या है, पिरामिडीय संरचना हो रखी है। ये लो, ये पिरामिड बना दिया, ये एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन है? राज्यों में हाई कोर्ट में सबसे सर्वोच्च हाई कोर्ट होता है, और राज्यों में सबसे जो उच्च होता है वो हाई कोर्ट होते हैं। फिर आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में बहुत सारे कोर्ट आ जाते हैं, जैसे जिला जज हो गया, मुस्लिम कोर्ट हो गया, है ना, है ना, इस तरह से हो गया। या फिर जो अपने क्या बोलते हैं, अपने इसके भी नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं, मतलब अन्य। तो इनकी जो नियुक्ति होती है ना, जिला जज की नियुक्ति होती है, तो आपको पता है पहले आरपीएससी एग्ज़ाम लेती थी, किनका? जज न्यायाधीशों का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे आरजेएस, है ना, आरपीएससी लेती थी, और अब कौन? खुद खुद हाई कोर्ट लेने लग गया एग्ज़ाम, है ना। तो इनकी नियुक्ति होती है ना, वो भर्ती के थ्रू ही तो होती है, योग्यता के आधार पर। जो जितना योग्य होगा उसका चयन कर लिया जाएगा, बाकी रह जाएंगे, है ना। एग्ज़ाम के थ्रू होता है इनका जो होता है सिलेक्शन। इस तरह से तीसरा ये हो गया भर्ती चयन पदोन्नत। पदोन्नत भी होता रहता है, जब ये इनका इनको जो चुन लिया जाता है तो इनकी प्रमोशन होता है, प्रमोशन होकर फिर वो बड़े जज बन जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में बैठने लग जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठने लग जाते हैं। इस तरह से इनका प्रमोशन होके जो है चयन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अन्य तथ्य करके ऐसे एक आप डाल दो टॉपिक। अन्य तथ्य, है ना। हम बात करेंगे इसके अंदर यूके ऑब्लिक ब्रिटेन। अच्छा, अब यूके और ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड में क्या अंतर है, किसी को पता है? मैं बताता हूँ, पता होगा आप लोगों को काफ़ी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यूके किसे कहा जाता है, ब्रिटेन किसे कहा जाता है, इंग्लैंड किसे कहा जाता है। यूके का बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो आप कभी भी देखोगे ना वर्ल्ड का मैप, तो जो इंग्लैंड है ना वो इस तरह से है ना, ये पूरा इंग्लैंड है, और यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पे ना ऐसे द्वीप है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है आपके उत्तरी आयरलैंड, है ना, वेल्स और स्कॉटलैंड, है ना। उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन चारों को मिलाकर है ना, समग्र रूप से
यूके या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। जब यूके और यूके या यूनाइटेड किंगडम की बात आएगी ना, तो हम इन चारों देशों को एक साथ ही शामिल करके बोलते हैं, ठीक है। और हम इंग्लैंड की केवल बात करेंगे तो केवल इस वाले पार्ट की बोलेंगे, और हम इनकी यूके बोलेंगे ना तो मतलब ये पूरा पार्ट आ गया। तो ये तो इंग्लैंड हो गया, और ये तीनों चारों देश हो गए, है ना। तो यूके या ब्रिटेन में हम बात कर रहे हैं ना। आपको पता है सबसे बड़ा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर मैं आपको लिखाता हूँ। जो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, इंग्लैंड का, यूके का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। अब बोलोगे सबसे बड़ा तो भारत का है, भारत का लिखित है सबसे बड़ा, अलिखित है जो है आपका सबसे बड़ा यूके का है, ठीक है। कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है ना। और सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है लेकिन सबसे पुराना है। आपको पता है सबसे ज़्यादा औपनिवेशिक जो बनाए हैं ब्रिटेन ने बनाए थे, है ना। तो तब तब से ही ये अलिखित संविधान है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय की मांग के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो इसी क्रम में 2005 में संवैधानिक सुधार अधिनियम लाया गया था वहाँ पे। संवैधानिक, लिख लो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ ना। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 ये लाया गया था कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो इस, है ना, तो इसमें लिखो एक बार संवैधानिक सुधार अधिनियम, इसके द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय था ही नहीं क्या। अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस पेशेंस बना के रखो। आप लिखते रहो जैसा मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स बनाते रहो खुद के, बहुत मज़ा आने वाला है ना। इसके अंतर्गत पूर्व से चली आ रही, पूर्व नहीं, पूर्व मतलब पहले से, पूर्व से चली आ रही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब मैंने जो शुरू में बात बताई थी ना आपको, वो चीज़ अब देखना यहाँ पे आएगी, मज़ा आएगा। पूर्व से चली आ रही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक न्यायपालिका, ब्रैकेट में लिख लेना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायपालिका हेतु संवैधानिक व्यवस्था की गई। मैंने पहले बताया था कि लोकतंत्र का जब विस्तार हुआ था तो उससे पहले क्या था कि कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका, जैसे मैंने बताया था पहले कि कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका काम करती थी। लेकिन 2005 में ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 लाया गया, 2005 लेके आया गया, 2005 लाया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 2005 में। पहले कार्यपालिका के साथ ही जो है न्यायपालिका का काम होता था। तो यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग से कर दी गई, वहाँ पे भी 3 अंग हो गए, स्थापना कर दी गई और उसे संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक व्यवस्था की गई, ठीक है।
अब इससे पहले कैसे काम होता था वो अब आगे चलते हैं, अब मैं आगे बताता हूँ इससे पहले कैसे काम चलता था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पूर्व में ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से जो न्यायपालिका थी वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक नहीं थी, है ना। जो ब्रिटेन संसद के द्वितीय सदन जैसे अपने यहाँ पे कौन सा है भारत में, राज्यसभा, उसे उच्च सदन भी बोला जाता है। द्वितीय सदन का अध्यक्ष, अपने को क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं द्वितीय सदन के अध्यक्ष को। वहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉर्ड चांसलर। जो ब्रैकेट में लिखो, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था, है ना। ब्रिटेन में द्वितीय सदन का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर ही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था। समझ में आया। अब मैं बता रहा हूँ, 2005 में तो अलग से बना दिया, लेकिन उससे पहले क्या था कि ब्रिटेन में न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक नहीं थी। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो संसद का द्वितीय सदन है ना, द्वितीय सदन कौन सा है वहाँ पे, लोकसभा है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता था ना, जैसे अपने यहाँ सभापति होता है, तो वहाँ पे उसे चांसलर कहते थे, लॉर्ड चांसलर। तो लॉर्ड सभा के अध्यक्ष ही है ना वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो मतलब एक आदमी, ये है अपना लॉर्ड चांसलर। ठीक है, एक इसकी भूमिका देखो आप, एक तो ये भूमिका हो गई, एक इसके न्यायाधीश की भूमिका हो गई, एक है ना, दो भूमिका हो गई। और तीसरी भूमिका क्या थी इसकी, तीसरी भूमिका इसकी ये थी कि ये जो था कानून मंत्री भी होता था, कानून मंत्री भी इसी को बनाते थे। तो लॉर्ड चांसलर की ऐसे तीन भूमिका होती थी 2005 से पहले। लेकिन 2005 के बाद अलग से जो है न्यायपालिका का जो है संवैधानिक प्रावधान दे दिए गए। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो आप इसमें पैराग्राफ चेंज करके। 2005 के बाद लॉर्ड चांसलर 2005 के बाद लॉर्ड चांसलर न्यायाधीश की भूमिका लॉर्ड चांसलर के न्यायाधीश की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये था। ठीक, अब लिख लो आप लोग 2 मिनट।
ठीक। लिख लिया। अब हम बात करते हैं, एक पैराग्राफ चेंज करके एक चीज़ और लिखो। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के तहत, धारा लिखने की जरूरत नहीं, के तहत यूनाइटेड किंगडम, पूरा लिख लेना, यूनाइटेड किंगडम का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे, 12 न्यायाधीश होंगे। कैसे? 1+11 अन्य, ठीक है, इस तरह से होंगे। और इनकी जो नियुक्ति है साम्राज्ञी द्वारा की जाएगी। अपने यहाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, साम्राज्ञी या यहाँ पे महारानी कहा जाता है, ठीक है। साम्राज्ञी या महारानी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी में अपन बात करते हैं, इनके जो है पदनाम क्या है, वहाँ पे पदनाम, इनके जो पदनाम है वो है लॉर्ड चीफ जस्टिस, मतलब मुख्य CJI जो होता है ना अपने यहाँ, मुख्य न्यायाधीश, उसी तरह से लॉर्ड चीफ जस्टिस। दूसरा इन्हें कहा जाता है इंग्लैंड, दूसरा कहा जाता है इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष, है ना। ये ऐसा प्रावधान किया गया था संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 में, है ना। अब इसमें एक अन्य फैक्ट और लिख लो कि 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप से गठन हुआ। समझ में तो आ रहा है ना। मतलब 2005 में अधिनियम लाए, अब उसको जो लागू करने जो अधिनियम लाए, लेकिन विधिवत रूप से कब काम करना स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर 2009 से। ये अलग से एक फैक्ट लिख लो। फिर हम बात करते हैं कि चयन कैसे होता है वहाँ पे। एक बार आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ऐड पेज को ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका जो है चयन, ये लिखो चयन लिखो। न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी समझा दूंगा इसको, लिखो एक बार पहले। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी बोलने में जोर आता है, महारानी लिख लो आप तो,
महारानी से अनुशंसा करते हैं, है ना, अनुशंसा करते हैं। अब प्रधानमंत्री भी ऐसे के लिए, किसी के लिए नियुक्ति के लिए अनुशंसा या सिफारिश नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होगा, लिखो, और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति की अनुशंसा करते हैं जिसका अनुरोध किसने किया, जिसका अनुरोध लॉर्ड चांसलर द्वारा किया जाता है। समझ में आया? अब मैं बताता हूँ इसको, एक सेकेंड में डायग्राम बनाते हैं। भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। लॉर्ड चांसलर बोलेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, मेरे को करनी है। इस एक आदमी की नियुक्ति, अपनी इसको ए मान लेते हैं। और ये किसको बोलेगा, वहाँ के पीएम को। अब पीएम बोलेगा अरे अच्छा इसकी नियुक्ति करनी है, तो ये अपने प्रस्ताव जो है जो महारानी के पास भेज देगा। तो महारानी क्या करेगी, और उसको नियुक्त कर लेगी। अब बीच में ना इसको अपॉइंट कर लेगी। अब बीच के अंदर ना क्या होगा कि लॉर्ड चांसलर है ना, ये नियुक्ति जो करेगा ना, लॉर्ड चांसलर जो सिफारिश करेगा, तो लॉर्ड चांसलर ऐसे थोड़ी कर देगा हर किसी की उठा के। तो लॉर्ड चांसलर क्या करेगा, एक चयन आयोग बनाएगा, जिसे चयन आयोग बोल लो या न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग या चयन आयोग बनाएगा। जो ये सिफारिश करेगा वो लॉर्ड चांसलर को देगा, लॉर्ड चांसलर सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को देगा, तो प्रधानमंत्री देगा तो महारानी को देगा, और ऐसे नियुक्त कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, ओम्बुड्समैन, ये लिखो ओम्बुड्समैन क्या होता है। तो 2005 का जो अधिनियम था ना, 2005 के अधिनियम में ओम्बुड्समैन नामक संस्था बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य, समझ में तो आ रहा ना, जिसका मुख्य उद्देश्य, कमेंट करके बताना, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव करना है या किसी भी तरह का कोई सजेशन आपको देना है, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना, ताकि उस पर अपन काम कर सकें। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो न्यायाधीश जो नियुक्त करेंगे ना अपन, न्यायाधीशों के आचरण की जांच करेगा कि कोई न्यायाधीश अपन नियुक्त किया रहा हो मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर जांच करेगा, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए जांच कर नियंत्रित करेगा। तानाशाही भी तो हो जाएंगे ना, तानाशाही को रोकने के लिए नियंत्रित करता है ना। और क्या है ये, ओम्बुड्समैन है ना, इसकी भी जो नियुक्ति है ना, इसकी नियुक्ति देखो लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर, लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है, महारानी द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्रिटेन के जो है ब्रिटेन का जो न्यायालय थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कनाडा की न्यायपालिका।
ब्रिटेन का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कनाडा की न्यायपालिका। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ग्रेड में इस पर। कोई क्वेश्चन बन गया ना, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, आप लिख के ले लो। आप चाहे पुराने पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, जहाँ पे भी न्यायपालिका का क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो हम भारत के संदर्भ में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ RAS का जो एग्ज़ाम होगा या IAS का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो भी आप उसमें की क्वेश्चन, उसके भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो भी आप सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे। और इस तरह से मैं डिटेल ऐसे करवा रहा हूँ, मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, फैक्ट तो मैं ऐसे बता दूँ आपको, फैक्ट तो आपको कोई सी भी गाइड में मिल जाएंगे, तो फैक्ट से के साथ साथ है ना, मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि RS में जो हम लिखते हैं ना 20 वर्ड या फिर 15 या 20 वर्ड में जो आते हैं ना, तो 15 या 20 वर्ड हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। और डिटेल से क्या है, हमारे को याद भी रहता है। फैक्ट तो रट लिए तो रट्टा नहीं मारना, अपन को समझना है, समझते हुए रट्टा मारना है। ठीक है, हमको पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करनी है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो वो तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, अब लिखो कनाडा की न्यायपालिका के बारे में कि कनाडा को सर्वोच्च न्यायालय, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। अपने भी करता है ना, इंडिया में भी, ठीक है ना, करता है। दूसरा लिखो, वह केंद्र व राज्य / इकाइयों, वह केंद्र व राज्य / इकाइयों के मध्य संतुलनकारी पहिए के रूप में कार्य करता है। लिख लो एक बार, मैं बताता हूँ। संतुलनकारी पहिए के रूप में कार्य करता है। संतुलन मतलब कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है ना, तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो संघ सूची के विषय पे बनाएगी, ऐसा थोड़ी कि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना दिया। तो इनकी जो समीक्षा करेगा ना इन कानूनों की, वो करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनेंगे ना, उनकी समीक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट। तो मतलब सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, ठीक है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो संतुलन बनाए रहता है इससे। तो राज्य के कानून और केंद्र के कानून में कभी विरोधाभास नहीं होता, ऐसे इन दोनों में संतुलन बना रहता है। तो संतुलनकारी पहिए के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल, वो होता है 75 वर्ष या आजीवन। मान लो किसी को न्यायाधीश बनाया तो वो 75 वर्ष तक तो रुकेगा ही रुकेगा, उसकी उम्र जब तक 75 नहीं हो जाएगी तब तक वो काम करता रहेगा, ठीक है। ये थी कनाडा की न्यायपालिका, इसमें अपन इतना सा देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम तीसरा जो बात करते हैं फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में। बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। आप जब अभी आप बोर हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बोर हो रहे हैं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा इसके टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। हम बात करते हैं फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में। अच्छा, एक अन्य एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एडिशनल जानकारी, इसको अलग से कॉपी के ऊपर लिख लो या फिर साइड में कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। भारत में हमारे राज्यों को क्या कहते हैं? राज्यों को राज्य कहते हैं, ठीक है, ठीक।
स्विट्ज़रलैंड में क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना अभी, स्विट्ज़रलैंड में क्या कहते हैं, कैंटन। यूएसए में भी कई जगह क्या कहते हैं, कैंटन। और अपन बात करें तो जर्मनी में क्या कहते हैं, लैंडर। ये अलग से लिख लो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभार, एक एक नंबर के आ जाते हैं, छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कर नहीं पाते हैं बच्चे। ठीक, फ्रांस के लिखो कि फ्रांस में क्या होता है, प्रशासनिक विधि तथा दोहरे न्यायालय। ये मैं बताता हूँ क्या होते हैं न्यायालय, यहाँ की विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। प्रशासनिक न्यायालय, हम बात कर रहे हैं किसकी, दोहरे न्यायालय की। दोहरे न्यायालय क्या होते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, दोहरे मतलब दो काम जो कर रहे हैं, दोहरे मतलब दो न्यायालय हो गए। प्रशासनिक न्यायालय, इसको ओब्लिक करके साधारण न्यायालय लिख लो। ठीक है, दूसरा है ना, प्रशासनिक विधि ओब्लिक सामान्य विधि, है ना। इन दोनों का अंतर मैं बताऊंगा आपको, और मैं कब बताऊंगा, क्या होता है। ये है अपने फ्रांस की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अभी 10-15 मिनट में नहीं होगा, इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर बताऊंगा पार्ट 2 में। ये अपना पार्ट 1 था, इसमें बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कम बच्चों को पता है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का सेकंड जो पेपर है ना, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये न्यायपालिका। अपन धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे इसी पे, यूट्यूब चैनल पे, न्यायपालिका। और ये जो टॉपिक है ना, इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अपन पूरा डिटेल करेंगे, अपना कोई भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ठीक है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, पहले सेकंड ग्रेड की आएगी फिर फर्स्ट ग्रेड की आएगी, है ना। तो इसमें भी अपना जो पॉलिटिकल वाला पार्ट होगा ना, और अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी न्यायपालिका का टॉपिक आता है ना। और जब हम इंडिया का करेंगे ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, RS ले लो, सूट बड़े से बड़ा एग्ज़ाम ले लो, IAS का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर पटवार ले लो, है ना, या फिर आप वीडियो का ले लो, कांस्टेबल ले लो। एटलीस्ट बड़े से ऊपर से लेकर कोई भी बड़ा हो तो नीचे तक कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अपन इस तरह से ही पढ़ रहे हैं कि अपना एक बार पढ़ने पर ही सारे जो एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम, इनमें कोई भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो। इसके लिए बने रहो, इसके लिए बने रहो साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम आपको पता है ही, गवर्नमेंट गुरु 2.0। वीडियो को लाइक करो, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो,
और सब्सक्राइब तो करना है ही। और कोई आपको सजेशन देना है, कोई एडवाइस देनी है, वो कमेंट बॉक्स में आके बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस टॉपिक को जहाँ तक होगा कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।